एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 8th क्लास की ज्योग्राफी 4th चैप्टर कर रहे हैं हम, जिसका नाम है कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत में की जुताई करते हुए देखा। मतलब वो खेत में काम कर रहा था। ठीक है। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। मतलब अब उसने गेहूं उस खेत में बोने थे। मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो किसान क्या कर रहा था? वहाँ पे खेत में गेहूं बोने की तैयारी कर रहा था। गेहूं से क्या बनता है? डबल रोटी बनती है, बिस्किट बनता है, बहुत सारा सामान बनता है खाने का। पौधे से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है। जब हम पौधे को, किसी भी पौधे को ग्रो करते हैं, खेतों में उगाते हैं, तो 3 आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रक्रियाएं होती हैं। जो प्राथमिक क्रिया होती है उसमें क्या आता है? सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, उन्हें पैदा करना और उन्हें निकालना। ठीक है। कृषि, मत्स्य, संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसमें कृषि भी आता है, मत्स्य भी और संग्रहण भी। फिर द्वितीय क्रियाएं जो होती हैं उसमें संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। फिर तृतीय क्रियाएं जो होती हैं उसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ठीक है। फिर यातायात आता है इसमें। बैंकिंग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो आपको समझ आ गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ये थी स्टेजेस, इनमें क्या क्या होता है। मतलब ले जाने का काम, फिर उसका व्यापार करना, फिर बैंकों से पैसा वैसा लेना या देना, फिर बीमा करवाना किसी भी चीज़ का, विज्ञापन करवाना, ये सारे तीसरे क्रिया में आते हैं। देखिए, जो एग्रीकल्चर शब्द है ना उसके बारे में पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर क्या है? लेटिन शब्द है। ठीक है। लेटिन शब्द है जिसमें एग्री, जिसका मतलब है मृदा, और कल्चर का मतलब है कृषि करने से, अर्थात कृषि करने से हुआ। एग्री का मतलब मृदा और कल्चर का मतलब कृषि। ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर कृषि के बारे में पढ़ते हैं। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। खेती करना प्राथमिक है। कृषि के साथ और क्या था प्राथमिक में? हमने पढ़ा था मत्स्य और संग्रहण। ठीक है। कृषि करना प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। कृषि में हमारे सिर्फ फल, सब्जियां, पेड़ पौधे से नहीं है, पशुधन पालन भी इसी में आता है। मतलब अगर हम मवेशी रखते हैं, दूध घी के लिए कोई भी पशु रखते हैं, तो वो भी हमारे कृषि में ही आता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। ठीक है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 50%, और हमारे भारत में तो 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है। कुछ लोग जिनकी ज़मीन होती है वो ज़मीन पे काम करते हैं, और बाकी के लोग वहाँ पे मजदूरी करते हैं, या फिर उनको खरीद कर, बेच कर भी मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरह से 2/3 जनसंख्या काम करती है। अनुकूल स्थलाकृति मतलब जो मैदान है जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं वो खेती के हिसाब से होनी चाहिए, मिट्टी उसके हिसाब से होनी चाहिए, जलवायु क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये अच्छे से सही से हो, कृषि के लायक हो, तो ये ज़रूरी है, तो तभी खेती होगी। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं वो कृषिगत भूमि हुई। मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। और क्या क्या होना चाहिए फिर फसल उगाने के लिए? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, जल भी होना चाहिए, वायु भी अच्छी होनी चाहिए वहाँ की। अब देखो, ये कृषिगत भूमि विश्व वितरण है, मतलब संसार में कहाँ कहाँ कृषिगत भूमि है। देखो, जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, इस तरह से मानचित्र को आप पढ़ा करो। जैसे ये यहाँ कृषिगत भूमि लिखा हुआ है, इसमें जो कलर दिया हुआ है, अब ये कलर इस पूरे मैप में कहाँ कहाँ पर है? देखो, इंडिया में तो लगभग पूरे ही एरिया में ये मैप दिया हुआ है, तो यहाँ पर कृषि की भूमि है। तो इस तरह से आप अलग अलग से भी लिख सकते हो। देखो, क्या आप जानते हो ये बहुत ज़रूरी टेबल है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला। ठीक है। इसे खेती कहते हैं। एग्रीकल्चर मतलब खेती।
सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े पालना, ठीक है, वाणिज्यिक पालन और कृषक के आय में पूरक हो सकता है। मतलब रेशम के कीड़े पाल के उससे रेशम लेना। पिसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन, तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना। विटीकल्चर होता है द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। फिर हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका? देखो, कल्चर मतलब खेती करना, मतलब कल्चर मतलब उसको उगाना। ठीक है, अब एपी से क्या आता है आपका? एपी कल्चर किस में था? सॉरी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस में था? कृषि से। सेरी रेशम के कीड़ों से, पीसी फिशेज से, वीटी अंगूरों से, और हॉर्टी उद्यान कल्चर से। तो ये टेबल आपको याद करके लिख लिख के याद करनी है। क्वेश्चन आता है इस पे, कितना ही बड़ा एग्जाम हो ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन। फिर है कृषि तंत्र। कृषि तंत्र होता है कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, खेतों को जोतते हैं ना, फिर उसमें बोते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर निराई करते हैं। निराई मतलब अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, खरपतवार होता है, उसको निकालना। फिर कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो है, इसमें कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति लिखी हुई है, जिसमें निवेश, परक्रम और निर्गत। ठीक है, मशीनरी में ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। बीज है, होता है, रसायन होता है, जुताई, बुआई, छिड़काव होता है। छिड़काव किसका? उर्वरों का, खादों का, इस तरह से। भौतिक और मानवीय कृषि निवेश क्या होता है? इसमें देखो, भौतिक निवेश क्या होता है? जिसमें सूर्य प्रकाश, तापमान, मृदा, ढाल, वर्षा, ये सारे। फिर मानवीय निवेश क्या होता है? मतलब इंसान किस तरह से निवेश करता है अपना? वो भंडार करता है, उसमें मेहनत करता है, मशीनरी इस्तेमाल करता है, रसायनों का इस्तेमाल करता है। फिर हम कृषि के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, कृषि कितने तरह की होती है? विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। वो किस पे डिपेंड करती है? भौगोलिक दशाओं पे, उत्पादन की मांग, मतलब हमारी जगह पे कौन सी चीज़ की ज़्यादा मांग है, उसको देखकर। श्रम या प्रौद्योगिकी सत्र पर कृषि दो मुख्य प्रकारों से वर्गीकृत की है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, दो तरह की है, इसको याद रखना। जैविक कृषि की बात कर लेते हैं, जिसमें रासायनिक खादानों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग होता है। ठीक है, रसायनों का कम इस्तेमाल होते हैं और जैविक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको जैविक कृषि कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना। फिर निर्वाह कृषि क्या होता है? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब घर के लोग ही इसमें मेहनत कर लेते हैं और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर लेते हैं, वो होती है पारिवारिक कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि की को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है उसमें। अधिक धूप वाले क्षेत्रों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में अधिक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, और भी फसलें होती हैं जैसे मक्का है, गेहूँ है, दलहन है, तिलहन है, ये सब शामिल होती हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में होती है। याद रहेगा ना, गहन निर्वाह कृषि बहुत मेहनत करके होती है, निर्वाह कृषि का ही एक हिस्सा है। फिर है आदिम निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरीकरण कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। ठीक है, स्थानांतरी कृषि को भी पढ़ते हैं। देखो, स्थानांतरी कृषि क्या होती है? अमेजन बेसिन में सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, और जो राख बन जाती है जलाने के बाद उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। फिर भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है, और जो किसान होता है, कृषक होता है, वो नए भूखंड पर चला जाता है। और स्थानांतरी कृषि का कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब समझ आ गया, कर्तन और दहन और स्थानांतरी कृषि एक ही बात है।
किसान किसी जगह पे गया, उसने देखा वहाँ पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वो उनको जला देता है, उसकी राख को मिट्टी में मिला देता है, वहाँ पे फसल उगाता है। ठीक है, जैसे मक्का, रतालू, आलू, कसावा ऐसी फसलें उगती हैं। फिर जैसे जैसे वो उसमें फसल ग्रो करता है तो फसलों से वहाँ के उर्वरक ले लिए जाते हैं फसलों के द्वारा। ठीक है, तो फिर उस भूमि की उर्वरता जैसे ही खत्म होगी, मतलब उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे ऐसे ही करेंगे कि वहाँ के पेड़ पौधों को जलाएंगे, उस राख को मिट्टी में मिलाएंगे, फिर वहाँ पे फसल ग्रो करेंगे। ये होती है स्थानांतरी कृषि या कर्तन दहन कृषि। फिर स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में की जाती है। ठीक है, और इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम खेती भी बोलते हैं, मिल्पा में मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, मलेशिया में इसे लदांग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। फिर चलवासी जो पशुचारण होता है वो कहाँ होता है? सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। क्या? चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध होते हैं। जलवासी पशुचारक क्या करते हैं? इसमें अपने पशुओं के साथ और पानी के साथ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। इसमें भेड़, मवेशी, और ये याद रखना है आपने, ऊन और खाल के लिए ऐसे अपने मतलब फ़ायदे के लिए ये लोग क्या करते हैं? पशुओं को रखते हैं। पशुचालक देखो यहाँ पे पशुचारक अपने ऊँटों के साथ जा रहे हैं 4.4 फिगर में। फिर वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं, मतलब जो व्यापार के लिए कृषि होती है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, जिसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। अधिकांश कार्य जो होता है मशीनों से ही होता है। इसमें अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब हम इन तीनों को भी पढ़ेंगे। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। इसमें जो फसलें होती हैं वो व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करता है। ठीक है, तो ज़्यादा ठंड होगी तो वो उसके वर्धन काल को भी रोकेगा और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि जो होती है उसमें क्या होता है? भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। देखो, गन्ने की रोपण कृषि होती है ना। फिर रोपण कृषि क्या होती है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की फसल उगाई जाती है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। मतलब क्या होना चाहिए? बहुत सारा सामान बाजारों तक भी जाना चाहिए, तो परिवहन की फैसिलिटी होनी चाहिए। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, केले की रोपण कृषि। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको कोई और चैप्टर के पहले नोट्स चाहिए या कुछ और MCQs की डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू वंस अगेन।